हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। जिस टॉपिक को अगर हम देखें तो उसका नाम है डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये कैसे प्रूव हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है जो हमारे पास है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसकी अगर हम डेट की बात करें तो आपको याद रखना है सबसे पहले 1928 में ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं किसके ऊपर, माइस के ऊपर, और बैक्टीरिया लेते हैं ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक, तो यहां पर ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का बैक्टीरिया रहता है जिसके दो स्ट्रेन लेते हैं। एक स्ट्रेन होता है एस स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, जो वायरुलेंट होता है, जिसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो निमोनिया कॉज कर सकता है और डेथ कॉज कर सकता है। दूसरा है आर स्ट्रेन, जो है रफ स्ट्रेन, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन होता है ये, इसके पास कैपेसिटी नहीं होती डेथ कॉज करने की। ठीक है, तो यहां पर ग्रिफिथ क्या कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के दो स्ट्रेन ले रहे हैं, एक एस स्ट्रेन है और एक आर स्ट्रेन है। एस स्ट्रेन वो जो डेथ कॉज कर सकता है निमोनिया कॉज करके, आर स्ट्रेन वो जो निमोनिया कॉज नहीं कर पाता है, डेथ कॉज नहीं करता है। ठीक है, तो अब यहां पर एक्सपेरिमेंट कुछ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा चौंका देने वाला था कहीं ना कहीं। इस ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो वो एक माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं आर स्ट्रेन का। तो हमें पता है कि जो आर स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट है। आर स्ट्रेन अगर इस माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो माइस अलाइव रहता है, जिंदा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है माइस को। ठीक, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद एस स्ट्रेन सेम माइस को देके देखते हैं कि भाई एस स्ट्रेन से क्या फर्क पड़ता है। तो जब वो एस स्ट्रेन देते हैं तो ये माइस मर जाता है। ये वाला माइस जिंदा था, ये वाला मर गया। ठीक है, फिर एक तीसरा काम करते हैं। ये तीसरा क्या करते हैं कि इस एस स्ट्रेन को, इस एस वाला जो स्ट्रेन है, इसको हीट किल्ड करते हैं और हीट किल्ड करने के बाद फिर माइस को देते हैं तो फिर माइस जिंदा है भाई। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है भाई, कि आर स्ट्रेन तो जो है खुद ही नॉन वायरुलेंट था, तो उससे डेथ कॉज होने के चांस नहीं बनते। ठीक है, चूहा लाइव रहेगा। एस स्ट्रेन वायरुलेंट था तो ये डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है, लेकिन हीट किल्ड एस स्ट्रेन, मतलब उस एस स्ट्रेन को अगर हम हीट किल्ड कर देते हैं तो ये डेथ कॉज नहीं कर रहा, इंफेक्शन नहीं फैला पा रहा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया को अगर आप हीट किल्ड करते हो तो इसका प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये इंफेक्शन की कैपेसिटी अपनी खो देगा। इसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं रहेगी कि ये इंफेक्शन कॉज कर सके। तो ठीक है, यहां तक के एक्सपेरिमेंट ठीक रहे, लेकिन सबसे चौंका देने वाला एक्सपेरिमेंट था ये वाला, 4th नंबर। यहां क्या करते हैं कि इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को नॉर्मल जो आर स्ट्रेन होता है उसके साथ मिक्स करते हैं, और फिर जब वो माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो माइस मर जाता है। शॉकिंग चीज हो जाती है थोड़ी सी। क्यों शॉकिंग चीज हो जाती है? क्योंकि सर हीट किल्ड एस के पास तो कैपेसिटी नहीं थी कि वो इसको मार सके, इन्फेक्शन कॉज कर सके, क्योंकि हीट किल्ड एस दे रहे थे तो चूहा जिंदा था, आर दे रहे थे तो भी जिंदा था। भाई आर में भी जिंदा था, हीट किल्ड एस में भी जिंदा था, लेकिन इन दोनों को अगर हमने मिला के दे दिया तो चूहा मर गया। ऐसा क्यों हुआ? सॉरी, इस बात को जानना बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई ऐसा कैसे हुआ। कोई चीज तो, अब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ये चीज तो प्रूव हो जाती है कि ऐसी कोई तो चीज है जो इस हीट किल्ड एस के पास बच जा रही है। हीट किल्ड करने के बाद भी ऐसी कोई चीज है जो इस एस स्ट्रेन के की बच जा रही है, और उसको हम आर स्ट्रेन में वो ट्रांसफर हो जा रही है, और जब आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन हीट किल्ड को मिला के दे रहे हैं तो माइस जो है वो मर जा रहा है। ये था हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बाद देखें, इसके बाद दूसरे
एक्सपेरिमेंट की बारी आती है जिसमें 3 साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। ये अपना एक्सपेरिमेंट देते हैं 1944 में। 1944 में एक एक्सपेरिमेंट देते हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रिफिथ साहब है इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। वही हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन है उसको लेते हैं। फिर उसके ऊपर अब बात यह थी कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से यह तो समझ में आ रहा था कि कोई चीज तो हीट किल्ड एस के पास है जो आर के अंदर ट्रांसफर हो रही है, लेकिन वो क्या है ये नहीं पता था। अब कंट्रोवर्सी इस बात की थी कि या तो वो डीएनए है, या तो वो आरएनए है, या तो वो प्रोटीन है। भाई 3 चीज वहां पर हो सकती थी, या तो वो डीएनए है, या आरएनए है, या प्रोटीन है। तो ठीक है, एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी जो साइंटिस्ट है ये इस एक्सपेरिमेंट को फिर पूरा करते हैं। वो क्या करते हैं, यहां पर वो 3 एंजाइम लेते हैं। डीएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए डीएनएस, आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए आरएनएस, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीएस। अब सिस्टम देखिए कितना मजेदार सिस्टम बनाया उन्होंने। हीट किल्ड एस के 3 सैंपल बना लिए भाई। इस हीट किल्ड एस के तीनों सैंपल में क्या करते हैं, सबसे पहले सैंपल में डीएनएस प्लस आरएनएस डालते हैं, ठीक। फिर इसको आर स्ट्रेन के साथ मिलाते हैं, और फिर इसको जब हम माइस के अंदर देते हैं तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रहता है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलता है, ठीक। क्यों नहीं मिला, क्योंकि डीएनएस डाल दिया। अब हमारे दिमाग में, उस समय उनके दिमाग में ये चीज नहीं थी कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये डीएनए है, लेकिन अभी हमें तो पता है ना कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो क्योंकि हमने डीएनएस डाल दिया तो डीएनए डीनेचर हो जाएगा, आरएनएस डाला है तो आरएनए भी डीनेचर हो जाएगा। और ये दोनों अगर डीनेचर हो गए हैं किसके, हीट किल्ड एस के, तो क्या ये इंफेक्शन कॉज करने की कैपेसिटी रखेगा, नहीं रखेगा, इसलिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन वायरुलेंट हो जाएगा, ठीक। दूसरा केस आता है डीएनएस के साथ प्रोटीएस डालते हैं। भाई अब कंफ्यूजन की बात यह है कि पहले एक्सपेरिमेंट के बाद बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये डीएनए है या आरएनए। आपने डीएनएस भी डाला, आपने आरएनएस भी डाला, समझेंगे बात को। अभी इसमें कंफ्यूजन ये है कि आपने डीएनएस प्लस आरएनएस दोनों डाला है, तो अभी आप कंफ्यूज हो कि ये डीएनए है या आरएनए है। तो आप एक दूसरा तरीका निकालते हैं सॉरी, डीएनएस के साथ हम लेते हैं प्रोटीएस, कि क्या प्रोटीन तो नहीं है, ठीक। तो डीएनएस के साथ प्रोटीएस लेते हैं तो भी ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रहता है। क्यों, क्योंकि ये डीएनएस आपने डाला है तो डीएनए क्या हो गया, डीनेचर हो गया। प्रोटीएस डाला तो प्रोटीन भी डीनेचर हो गया, लेकिन प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल था नहीं, तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो भी ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रहा। क्यों, क्योंकि यहां पर डीएनएस डाला हुआ है। तीसरी बात जब आती है तब हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तीसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम वहां पर आरएनएस के साथ प्रोटीएस डालते हैं। छूटा क्या है, डीएनएस। डीएनएस हमने नहीं डाला है, हमने क्या डाला है, हमने आरएनएस डाला है सेम सैंपल में, प्रोटीएस डाला है, फिर इनको आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया है, तो हमको ट्रांसफॉर्मेंट वायरुलेंट मिल गया। इससे हमको यह समझ में आया कि आरएनएस ने आरएनए को डीनेचर किया, प्रोटीएस ने प्रोटीन को डीनेचर किया। आरएनए और प्रोटीन दोनों डीनेचर हो गए हीट किल्ड में से। समझेंगे बात को कि जो हीट किल्ड है उसके अंदर अगर आपने आरएनएस डाल दिया, आरएनए डीनेचर हो गया, प्रोटीएस डाल दिया, प्रोटीन भी डीनेचर हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर डीएनए बचा हुआ है। जब आपने इसको आर स्ट्रेन के साथ मिलाया तो ये ट्रांसफॉर्मेंट वायरुलेंट हमको देखने को मिला। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इस चीज को समझना है कि जहां भी डीएनएस था इसका मतलब कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, नॉन वायरुलेंट। क्यों, क्योंकि डीएनएस ने डीएनए को खत्म कर दिया, और वो डीएनए ही था जो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा था। मतलब वो कहीं ना कहीं वो डीएनए ही था जो माइस के अंदर जो है इंफेक्शन कॉज कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज यहां पर इनको देखने को मिली, ये बड़ी बात है, इसको समझना है। अब क्या हुआ कि इसको फाइनली कंक्लूड करने के लिए तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है, जिसका जो है हमारे पास हर्शे एंड चेज। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो हम जो कर रहे थे वो इंजेक्ट कर रहे थे चीजों को आर्टिफिशियली। अब एक नेचुरल तरीका हम चाह रहे थे कि कोई नेचुरल तरीके से भी क्या ये चीजें ट्रांसफर होती है। डीएनए जो ट्रांसफर होगा नेचुरली भी
डीएनए ही ट्रांसफर होगा क्या? तो इसके लिए हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट करते हैं किसके ऊपर? बैक्टीरियोफेज के ऊपर। कौन सा बैक्टीरियोफेज लेते हैं? T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफाज में की दो कंडीशन लेते हैं, दो प्रकार के T2 बैक्टीरियोफाज लेते हैं। यहां पर वो रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स का यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से आइसोटोप यूज करेंगे? प्रोटीन में, क्योंकि हमें पता है सॉरी, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, मतलब सल्फर यहां पर होता है। नॉर्मली जो सल्फर होता है वो S34 होता है, उसकी जगह हमने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया है, कौन सा? S35। दूसरा, डीएनए के केस में भाई आप कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी यह है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो यहां पर करते ये है कि जो, क्योंकि हमें बैक्टीरियोफाज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये है पूरा का पूरा कैप्सिड और ये बीच का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, राइट। ये कैप्सिड जो है प्रोटीन का बना है, बीच का जेनेटिक मटेरियल क्या काई का बना है? डीएनए का बना। तो ये जो कैप्सिड है, इसका जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के ऊपर जो फॉस्फेट है, नॉर्मल फॉस्फेट क्या होना चाहिए? फास्फोरस 30, ठीक है। लेकिन उसको हमने क्या कर दिया? उसको हमने कर दिया P32। नॉर्मल फॉस्फेट कौन सा होना चाहिए? P30 होना चाहिए, लेकिन हमने उसको रेडियो लेवल करके क्या कर दिया है? P32 कर दिया है। दूसरा केस, नॉर्मल केस में कैप्सिड में जो प्रोटीन है उसमें जो सल्फर है वो कैसा होना चाहिए? S34 होना चाहिए, हमने उसको कर दिया S35, रेडियो लेवल कर दिया। अब दो प्रकार के हमारे पास बैक्टीरियोफाज है, एक का रेडियो लेवल किया है हमने डीएनए का फास्फोरस फॉस्फेट, और दूसरे का हमने प्रोटीन का सल्फर रेडियो लेवल किया है। अब क्या करते हैं भाई? इसको हम एजिटेट करवाते हैं, मतलब इसको बैक्टीरियल इकोलाई के ऊपर इंफेक्शन करवाते हैं इन रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफाज का। इंफेक्शन करवाने के बाद इनको एजिटेट करते हैं। एजिटेट करने से क्या होगा? ये सेपरेट हो जाएंगे, एजिटेटेड बाय ब्लेंडर्स। ब्लेंडर्स से जब हम इसको एजिटेट करते हैं, ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है, इसको हम एक कहीं ना कहीं ट्यूब में लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इसको क्या करते हैं? एजिटेट करते हैं, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद कहीं ना कहीं ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका ट्रांसफर होने के बाद जो चीज बाहर रह गई है, ये जो चीज बाहर रह गई, ये इससे सेपरेट हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, बाकी मटेरियल बाहर ही रह जाता है बैक्टीरियल सेल के बाहर। तो जब हम इसको एजिटेट करते हैं तो ये वाला मटेरियल इससे अलग हो जाता है बैक्टीरियल सेल से। एजिटेट किया, एजिटेट करने के बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया इसका। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमें क्या कंडीशन देखने को मिल रही? देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमको दो कंडीशन मिल रही है। जहां पर हमने P32 लिया था उसमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है हमको नीचे, जबकि जहां हमने S35 लिया है वहां पर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है हमको ऊपर। अब ये कैसी बात है सर, नीचे और ऊपर? इसका क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि सेंट्रीफ्यूगेशन हम इसलिए करते हैं कि हेवियर जो मॉलिक्यूलर वेट की चीजें रहेगी वो नीचे चली जाएगी और लो मॉलिक्यूलर वेट की चीजें कैसी रहेगी? ऊपर रहेगी। तो यहां पर ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये नीचे की तरफ, ये बैक्टीरियल सेल का जितना मटेरियल है ये नीचे की तरफ चले जाता है। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जो बैक्टीरियल सेल का जितना मटेरियल है वो सब नीचे की तरफ चले जाता है। तो अब ये जो P32 है, इसको समझ रहे? P32 वाला जो रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट है वो ट्रांसफर हो गया किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। जब ये बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो गया तो बैक्टीरिया वाला मटेरियल चले गया नीचे, क्योंकि हमने सेंट्रीफ्यूग किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। जब ये नीचे चले गया तो रेडियो एक्टिविटी जो कहां पे थी? इस P32 के जेनेटिक मटेरियल के अंदर थी। P32 वाला जो जेनेटिक मटेरियल किसका? बैक्टीरियोफाज का, वो हमको नीचे देखने को मिला। दूसरा, अगर हम देखें कि जो S35 है, इस S35 वाला जो मटेरियल है आपको ऊपर रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। मतलब क्योंकि जो इसको समझने की चीज है कि जो बैक्टीरियल सेल वाला हिस्सा है वो नीचे, यहां भी नीचे, यहां भी नीचे, भारी है तो नीचे जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद बैक्टीरियल सेल वाला हिस्सा नीचे है जो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। रेडियो एक्टिविटी क्यों शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर P32 वाला जो रेडियो लेवल्ड हमने फॉस्फेट यूज किया है वो नीचे रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। मतलब जो ट्रांसफर हुआ वो P32 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जबकि यहाँ पर जो S35 है ये ऊपर ही रह गया था, ऊपर ही रह गया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद भी रेडियो एक्टिविटी जो है वो ऊपर ही शो कर रहा है, नीचे कोई रेडियो एक्टिविटी
एक्टिविटी हमको देखने को नहीं मिल रही, इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट थे तीनों, जिससे हमको यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो ना प्रोटीन है ना आरएनए है, वो क्या है, वो डीएनए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरीके के बायोलॉजी के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं उनके साथ अगली वीडियो में।